हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल भैया। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ चैप्टर के पार्ट 2 को। तो पार्ट 1 में हमने देखा था कि हमारी जो राइटर है तिसानी दीदी है वो एंटार्क्टिका पहुंच जाती है और फिर वो एंटार्क्टिका के हिस्ट्री और जियोलॉजिकल चीजों के बारे में बातें करती है। लेकिन आज पार्ट 2 में हम ह्यूमन इम्पैक्ट्स के बारे में बातें करेंगे और हाँ, कुछ बातें राइटर के बारे में भी होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ह्यूमन सिविलाइजेशन। ये ह्यूमन सिविलाइजेशन है क्या? हम ह्यूमंस तो अर्थ पे बस 12,000 साल पहले ही आए हैं। 12,000 साल से पहले तो ह्यूमंस का अर्थ पे नामो निशान तक नहीं था। लेकिन वहीं अगर हम अर्थ के जियोलॉजिकल एज की बात करें तो वो है 4.543 बिलियन ईयर्स। तुम्हें पता भी है इसमें कितने जीरोस होते हैं? तुम जीरोस काउंट करते करते थक जाओगे। एंड इतने बड़े टाइम पीरियड के बीच में अगर तुमसे 12,000 साल को लो तो वो कितना छोटा टाइम होता है। तो तुम खुद इमेजिन कर सकते हो कि हम ह्यूमंस इस अर्थ पे कितने छोटे टाइम से रहते आ रहे हैं। लेकिन सिर्फ इतने छोटे टाइम में हम ह्यूमंस ने अर्थ पर तबाही मचा के रख दी है। वो हिंदी में एक कहावत है ना कि पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। तो वैसे ही जब हम ह्यूमंस ने अर्थ पे कदम रखा ना तो हम अर्थ के मेजर डिस्ट्रक्शन का कारण बन गए। हमने नेचर के ऊपर डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। चलो कुछ एग्जांपल ही देख लेते हैं। हमने कितने सारे विलेजेस, सिटीज, मेगा सिटीज बना दिया सिर्फ अपनी परवाह करके, वो भी बिना दूसरे जीव जंतु की परवाह किए। मानो जैसे कि ये धरती तो हमारी बाप की हो। और जैसे जैसे हम ह्यूमंस की पॉपुलेशन और रिक्वायरमेंट बढ़ते गई ना तो हमने दूसरे जीव जंतु को लात मारकर जितना भी लिमिटेड रिसोर्सेज था उसे अपना बना दिया। ऑनेस्टली बताना, कभी भी तुम कभी सुबह उठते हो और ये सोचते हो कि ये जो मैं रिसोर्सेज यूज कर रहा हूँ इस पे सिर्फ हम ह्यूमंस का हक नहीं है बल्कि इस पे दूसरे जीव जंतु का भी हक है? नहीं ना, तुम ऐसा नहीं सोचते हो। इसमें तुम्हारी भी गलती नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं सोचता है। हमने अर्थ के सारे लिमिटेड रिसोर्सेज को अपना बना लिया है। हमने नॉन स्टॉप फॉसिल फ्यूल्स को इतना बर्न किया है जिसके कारण अर्थ के चारों तरफ ब्लैंकेट सा बन गया है कार्बन डाइऑक्साइड का। और यही चीज हमारे पूरे अर्थ के एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। और इस सब से हमें पता चलता है कि ये जो क्लाइमेट चेंज वाला टॉपिक है ना, ये एक बहुत ही हॉट टॉपिक है जब भी इन्वायरमेंट की बात आती है। यहाँ पे हॉट टॉपिक का मतलब वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इन्हीं सब चीजों के कारण कुछ इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं, जैसे कि क्या एंटार्क्टिका में जो बर्फ है वो इन सब चीजों के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिघल जाएगा, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट, क्या हम ह्यूमंस के कारण ये जो पूरा वर्ल्ड है ये खत्म हो जाएगा? तो यहाँ पे हमारी जो राइटर है वो रिप्लाई करती है कि मे बी और मे बी नॉट, मतलब हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। लेकिन इस पूरे डिबेट का एंटार्क्टिका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि एंटार्क्टिका में कभी भी ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं देखे गए हैं। एंटार्क्टिका पूरे दुनिया के ह्यूमन पॉपुलेशन से ऑलमोस्ट इनटच्ड है और इसलिए जो एंटार्क्टिका है ना वो एक प्रिस्टीन जगह है, यानी कि बहुत ही ज्यादा प्योर जगह है। फिर हमारी राइटर कहती है कि ये जो एंटार्क्टिका है ना ये हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इन एंटार्क्टिक आइस शीट्स के नीचे बहुत सारी चीजें दबी हुई है, जैसे कि कार्बन रिकॉर्ड्स जो कि 500,000 साल पुराने हैं, यानी कि करीब 5 लाख साल पुराने हैं। और इसलिए अगर हमें अर्थ के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में जानना है ना तो एंटार्क्टिका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है, क्योंकि पता नहीं ना कि इन आइस शीट्स के नीचे क्या क्या दबे हो सकते हैं। ऑब्वियसली तुम्हारे दिमाग में भी डायनासोर्स आ रहे होंगे, मेरे दिमाग में भी आ रहा है। इसके बाद हमें उस प्रोग्राम के बारे में बताया जाता है जिस प्रोग्राम की वजह से हमारी जो राइटर है और ये जो हाई स्कूल के बच्चे हैं वो एंटार्क्टिका गए हुए हैं। चलो तिसानी दीदी से ही सुनते हैं। देखो, एंटार्क्टिका में एक प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है स्टूडेंट ऑन आइस। इस प्रोग्राम के द्वारा हाई स्कूल के बच्चों को एंटार्क्टिका ले जाया जाता है ताकि ये बच्चे क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सीख सके और साथ ही साथ एंटार्क्टिका को बहुत ही अच्छी तरह से स्टडी कर पाए। यार, मेरा स्कूल तो पास के नाले के पास भी ना ले जाए, इनको तो सीधा एंटार्क्टिका ले जाया जा रहा है। खैर, अब क्या ही कर सकते हैं, लगता है बचपन से ही गलत स्कूल में पढ़ रहा हूँ। वैसे इस प्रोग्राम के कारण हाई स्कूल के बच्चों को न्यू अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने में हेल्प मिलती है और साथ ही साथ प्लैनेट के लिए रिस्पेक्ट भी बढ़ता है। वैसे ये प्रोग्राम पिछले 6 साल से चला आ रहा है और इस प्रोग्राम के जो हेड है ना उनका नाम है जियोफ ग्रीन। अब तुम खुद ही सोचो, जिनके नाम में ही ग्रीन हो वो नेचर से कितना ज्यादा प्यार करते होंगे। वैसे जियोफ ग्रीन एक कैनेडियन है। फिर हमें पता चलता है कि पहले जियोफ ग्रीन भैया सेलिब्रिटीज, रिटायर्ड रिच और क्यूरियोसिटी सीकर्स को एंटार्क्टिका ले जाया करते थे। फिर जियोफ ग्रीन को रियलाइज होता है कि ये जो लोग है ना ये लोग नेचर के लिए ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के लोग एंटार्क्टिका बस मजे के लिए, क्यूरियोसिटी के लिए या फिर रिटायरमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर विजिट करते हैं। इसलिए जियोफ ग्रीन डिसाइड करते हैं कि अब वो बस हाई स्कूल के बच्चों को ही एंटार्क्टिका ले जाएंगे, क्योंकि यंग माइंड्स को एडुकेट करना जरूरी है, क्योंकि आगे चलकर यही तो हमारी फ्यूचर है। क्योंकि इस एज के जो बच्चे होते हैं वो रेडी होते हैं नए नए चीजों को सीखने के लिए, समझने के लिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट करने के लिए। सोचो, अगर आज के बच्चे ये सारी चीजें समझ जाते हैं तो फ्यूचर कितना बदल सकता है।
पता है ये प्रोग्राम इतना ज्यादा जरूरी क्यों है? क्योंकि जब स्टूडेंट्स हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करते हैं, यानी कि सामने से बर्फ को टूटता हुआ पिघलता हुआ देखते हैं, तब जाके उन्हें ग्लोबल वार्मिंग के बारे में रियलाइज होता है। तब उन्हें समझ में आता है कि ये जो क्लाइमेट चेंज वाला टॉपिक है, ये जो ग्लोबल वार्मिंग वाला टॉपिक है, ये कितना ज्यादा सीरियस टॉपिक है और ये हमारे अर्थ के लिए कितना बड़ा थ्रेट बनते जा रहा है। और तब जाके ये जो बच्चे हैं ना, ये प्लैनेट को रिस्पेक्ट करते हैं। वैसे देखो, अपने कंफर्ट जोन में बैठकर, यानी कि एक पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में बैठकर बातें करना कि देखो कैसे आइस सी टूट रहा है, देखो कैसे वर्ल्ड एंड हो रहा है, ये बकवास बातें करना बहुत ही ज्यादा आसान है। तुम अपने घर में बैठकर कैसे भी बकवास बातें कर सकते हो, लेकिन उसके इंपॉर्टेंस के बारे में तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करोगे, यानी कि जब तुम खुद अंटार्कटिका आओगे और अपने आंखों से ये सारी चीजों को देखोगे, तब जाके तुम्हें पता चलेगा कि ये सारी चीजें कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अब देखो, आगे बताने से पहले ये चीज समझ लो कि सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलने वाला, क्वेश्चंस भी सॉल्व करने पड़ेंगे तुम्हें, क्योंकि इस साल तुम मजाक नहीं कर सकते। इस साल तुम्हारा 12th बोर्ड्स है, इसलिए मैं तुम सबको सजेस्ट करना चाहता हूँ ओसवाल बुक्स की तरफ से आ रहे सीबीएसई क्वेश्चन बैंक बुक को। पता है इस बुक में ना 800 से भी ज्यादा क्वेश्चंस है और सभी क्वेश्चंस के आंसर सीबीएसई बोर्ड मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग गिवन है। और ये बुक प्रॉपर स्टडी प्लान के साथ आता है, जिसमें तुम्हें माइंड मैप्स और रिवीजन नोट्स देखने को मिलते हैं, जो तुम्हें एग्जाम के लिए पूरी तरह से रेडी करता है। और इस बुक में चैप्टर वाइज यूनिट टेस्ट और प्रैक्टिस पेपर्स तक गिवन है, जिन्हें सॉल्व करके तुम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हो। और हाँ, इन बुक्स में ना 50% क्वेश्चंस पीवाईक्यूज है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जिन्हें सॉल्व करके तुम ये जान सकोगे कि हर साल बोर्ड्स में किस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। और बस इतना ही नहीं, इस बुक को परचेस करके तुम्हें ओसवाल के 360 कोर्स और मॉक पेपर्स का भी एक्सेस मिलता है। तो लेट मत करो, बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में परचेस कर लो। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि अंटार्कटिका में लाइफ कैसा है। देखो, अंटार्कटिका में बहुत ही सिंपल इकोसिस्टम है और यहाँ पर ज्यादा बायोडाइवर्सिटी भी नहीं है। इसलिए जो अंटार्कटिका है ना, वो एक परफेक्ट प्लेस है जहाँ पे हम ये एग्जामिन कर सकते हैं कि कैसे छोटी छोटी चेंजेस भी बड़ा बदलाव ला सकती है और कैसे छोटी छोटी गलत चेंजेस हमारे अर्थ के लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए कितना ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। जैसे कि चलो एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। अंटार्कटिका में ना एक सिंगल सेल्ड फाइटोप्लैंक्टन है और ये जो सिंगल सेल्ड फाइटोप्लैंक्टन है ना, ये छोटा सा माइक्रोस्कोपिक प्लांट जैसा दिखता है, लेकिन ये छोटा सा ऑर्गेनिज्म ओशियन के फूड चेन का बेस है, यानी कि यहीं से ओशियन का फूड चेन स्टार्ट होता है और अगर इसे कुछ हो जाता है तो पूरा का पूरा ओशियनिक फूड चेन बर्बाद हो जाएगा। ये जो फाइटोप्लैंक्टन है, ये हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है, जो पूरे ओशियनिक इकोसिस्टम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड नो डाउट ये प्रोसेस भी फोटोसिंथेसिस के जरिए ही होता है। हाय, मैं हूं तुम्हारा जी ऑफ ग्रीन। पता है साइंटिस्ट हमें वार्न करते आए हैं कि अगर ऐसे ही ग्लोबल वार्मिंग के वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट करता रहा ना, तो इसका असर फाइटोप्लैंक्टन पे पड़ेगा और अगर ऐसा होता है तो ये पूरे इकोसिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि ओशियन का फूड चेन ही स्टार्ट होता है फाइटोप्लैंक्टन से। ये बिल्कुल वही बात हुआ जैसे तुम जमीन से सारे घास को उड़ा दो। अगर ऐसा करोगे तो फूड चेन पे असर तो पड़ेगा ही, और हो सकता है इससे हम ह्यूमंस का एंड भी नजदीक आ जाए, क्योंकि अगर घास और प्लांट्स रहेंगे ही नहीं तो हम खाएंगे क्या? तुम नॉनवेज भी कैसे खाओगे? मुर्गे खुद डिपेंडेंट होते हैं चारा पर, और चारा भी घास से ही आता है। वैसे ही ओजोन लेयर डिप्लीट होने के कारण जो फाइटोप्लैंक्टन है उसका एंड भी नजदीक आ जाएगा। और ओजोन लेयर डिप्लीटेशन के कारण जो मरीन लाइफ है और जो एक्वेटिक बर्ड्स है, उनका एंड भी नजदीक आता दिखाई दे रहा है। इसके बाद हमारी राइटर एक मेटाफर बोलती है, बहुत ध्यान से सुनना। जो भी इस मेटाफर का मीनिंग सही बताएगा उसके कमेंट को मैं पिन करूंगा। टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। ये लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मीनिंग रखता है। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, देखता हूँ कौन सही बताता है। बाकी यहाँ पे तुम्हारा ह्यूमन इंपैक्ट्स वाला टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद वाला टॉपिक मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, वो तुम्हारा लास्ट टॉपिक है। 3rd वीडियो एंड होते होते तुम्हारा चैप्टर एंड हो जाएगा। बाकी अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।